नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही तैयारी? कमेंट करके बताइएगा। और आपके तैयारी से रिलेटेड अगर कोई समस्या होगी तो ज़रूर जितना भी हमसे बन पड़ेगा, हमारे संस्थान से बन पड़ेगा, उसके निराकरण की दिशा में हम प्रयास करेंगे। और जो हमारा मेन सेंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसमें आज हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और बहुत ही चर्चित प्रश्न है। न्यूज़पेपर में आए दिन आप देखते होंगे कि जो राज्यपाल महोदय लोग हैं, जो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन पर न केवल विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं उस राज्य की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें फटकार मिलती रहती है। तो इन्हीं पे चर्चा करेंगे। और जब ऐसे इशूज जब जो करंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हो, तो उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में बन जाती है। और राज्यपाल या राष्ट्रपति, ये तो आपके टॉपिक में है ही हैं, तो बहुत संभावना है कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिले। प्रश्न है कि राज्यपाल अपने सभी कार्यों में केंद्र सरकार की कठपुतली मात्र हैं। इस कथन की समालोचनात्मक विश्लेषण करना है, मतलब आप इस कथन से कितना सहमत है उसको बताना है, और कितना नहीं सहमत है, मतलब प्लस माइनस दोनों बता के आपको निष्कर्ष देना है, क्योंकि समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो आइए, टाइम टेबल तो आपको पता ही होगा। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम को 5 बजे संस्थान जो है 2 बैचेज चला रहा है मेन सेंसर राइटिंग को लेकर के। एक शून्य से शिखर बैच है, ये हमारा फाउंडेशन बैच होता है, और दूसरा है आपकी बार मेंस पार बैच। तो आप लोग जिसके लिए भी एलिजिबल हो, आप लोग ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं कि राज्यपाल अपने सभी कार्यों में केंद्र सरकार की कठपुतली मात्र है, इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो देखिए, जब कथनों का विश्लेषण करने का आ जाए तो आप, हो सकता है कि आप उस कथन से बहुत ज़्यादा सहमत हो, लेकिन सहमति के बावजूद भी उसमें कुछ असहमति के तत्व हिडन होते हैं जो आपको दिखाना होता है। तो आप भी अपने आंसर में इसका विशेष ध्यान रखेंगे मुख्य परीक्षा में, ठीक है। और इस प्रश्न को देख लीजिए, आपको पता भी लग जाएगा कि जब ऐसे प्रश्न आए, स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न होते हैं, तो उन्हें कैसे करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले एक छोटी सी आप भूमिका दें कि संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य का कार्यकारी प्रमुख माना गया है। तो जो राज्यपाल का जो कार्यकारी प्रमुख माना गया, तो किस में माना गया है? आप लोगों ने पीटी में पढ़ा ही होगा, आर्टिकल 153 में। वैसे तो राज्य में राज्यपाल की भूमिका राष्ट्रपति के समान है, मतलब जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, वैसी ही स्थिति राज्यों में गवर्नर की होती है। किंतु इस पर इसके पद से संबंधित उत्तरदायित्वों के निर्वहन में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगता रहता है। लेकिन वही है कि अब आप अपने भूमिका में ही आ गए हैं कि भाई किस तरीके से इस पे जो है आरोप लगाए जाते रहे हैं, केंद्र के एजेंट के रूप में या कठपुतली के रूप में काम करने के। तो राज्यपालों पर संदेह उत्पन्न करने वाले कारक, आखिर वे कौन से कारक हैं जिससे ये संदेह उत्पन्न होता है कि जो गवर्नर महोदय होते हैं, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, वो केंद्र के एजेंट बन के रह गए हैं या उनके इशारों पे काम करते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में ही अपारदर्शिता है। तो आप लोग को ये पता ही होगा कि जो गवर्नर की नियुक्ति होती है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। और ये जो प्रसाद पर्यंत वाला धारणा है, ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ठीक है, आप हमारे प्रसाद से, भाई हमारे अनुकंपा से आप इस पद को सुशोभित कर रहे हैं, और जब हमको लगेगा तो हम आपसे ये प्रसाद जो है छीन लेंगे। तो ऐसे में राज्यपाल के जो बॉस होते हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार होते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ही अनुशंसा करती है। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति जो है जिसको चाहेंगे उसको गवर्नर बना देंगे, नहीं। गवर्नर कौन होता है कि जिसको केंद्र सरकार, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल जिस पे सहमति बनाती है, वो राष्ट्रपति के पास भेजती है, और राष्ट्रपति उसको उसकी संस्तुति कर देते हैं, मतलब उस पर दस्तखत कर देते हैं, और वो गवर्नर बन जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या इनके पद को लेकर के है कि भाई हम जिसके लिए, जिसने हमको ये पद प्रदान किया है, तो उसको थोड़ा सा अनुग्रहित करने का हम प्रयास करते हैं।
हम मतलब गवर्नर। फिर राज्यों में चुनी हुई सरकारों के कार्यों को प्रभावित करना। आप लोग देख ही रहे होंगे कि जिन स्टेट में, मतलब इसको आप ऐसे समझें कि अगर केंद्र सरकार में किसी दल की सरकार है केंद्र में, और राज्यों में किसी दूसरे दल की सरकार है, तब बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो जाती है। और वहाँ गवर्नर इतने सक्रिय हो जाते हैं कि वो समानांतर सरकार चलाने लगते हैं, और जैसे ही वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है उसके बाद उनके मतलब वो बहुत ही कूल हो जाते हैं, बहुत सौम्य हो जाते हैं, और ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, अगर इसका ज्वलंत उदाहरण कुछ साल पहले तक यदि आप देखेंगे, तो जो वहाँ के उस समय के राज्यपाल थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने, धनखड़ महोदय, तो ममता दीदी की सरकार में उन्होंने जितना उनसे बन पड़ा उस लेवल पे उन्होंने जा कर के अपने पदों का दुरुपयोग किया, और इतना पद का दुरुपयोग करने के बाद उनको पारिश्रमिक क्या मिला कि उपराष्ट्रपति तक का पद भी मिला। लेकिन आप जिस तरीके से जैसे पद पाएंगे तो वैसे आपका डाउनफॉल भी होगा, गया भी वो पद। खैर वो क्यों गया उस पर हम नहीं जाएंगे। वर्तमान में अगर आप देखेंगे राज्यपालों की भूमिका में, तो दिल्ली में कुछ समय पहले तक जब भाजपा की सरकार नहीं थी, केजरीवाल सीएम थे यहाँ के, तो उस समय जितने भी एलजी दिल्ली के होते थे तो वो भी समानांतर सरकार ही चलाते थे। और कई बार तो ये स्थिति थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि राज्यपाल को या जो एलजी होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि भाई आप अपने संवैधानिक मर्यादा में रहें, आप अपने दायरे में रह करके चुनी हुई सरकार के कार्यों को डिस्टर्ब करने का प्रयास ना करें। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो एक स्थिति आपको तमिलनाडु में दिखेगी, जो वहाँ के एन रवि गवर्नर हैं, और चूंकि वहाँ सरकार डीएमके की है, तो ऐसे में दिन प्रतिदिन टकराव देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा, इनके दल की सरकार आ जाएगी, तो ये एकदम शांत हो जाएंगे। तो भाई अगर आरोप लग रहे हैं तो जायज़ ही तो लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी आए दिन न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। किसी एक राजनीतिक विचारधारा के प्रति लगाव होता है, ये तो हर व्यक्ति के लिए होता है कि भाई जो भी व्यक्ति होता है वो किसी भी धर्म जाति से पूरी तरीके से निरपेक्ष तो होता नहीं है। और जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेस के डर रहे हो, और जब आप गवर्नर बनेंगे, तो उस दल के प्रति आपकी सहानुभूति रहेगी ही रहेगी। जैसे वर्तमान में केंद्र में करीब करीब 11 साल से ज़्यादा का समय हो गया है भाजपा सरकार है, तो ऐसे में अब भाजपा अगर सरकार है तो उसी के लोग उसी की पृष्ठभूमि के लोग गवर्नर होंगे, तो वो कहीं न कहीं अपने मातृ संगठन से या उसको लाभ पहुंचाने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। तो आप ऐसा नहीं कि ये वर्तमान में जो भाजपा सरकार है उसी के लोग कर रहे हैं। जब कांग्रेस की भी सरकार थी, और कांग्रेस तो बहुत समय तक सरकार में रही है, तो उसके समय में भी गवर्नर के पद का इसी तरीके से दुरुपयोग होता रहता था। तो गवर्नर महोदय सही मायने में तो मतलब संवैधानिक पद है, टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन पेंडुलम बन के रह गए हैं। फिर राष्ट्रपति को विधेयकों को प्रेषित करना एवं राष्ट्रपति शासन तक की सिफारिश करना। मतलब आगे ये क्या करता है कि भाई कोई भी विधेयक है, अगर उसको लग रहा है कि राज्य सरकार को तंग करना है, या तो वो संवैधानिक चीज़ों का हवाला देके उसको राष्ट्रपति को प्रेषित कर देता है। तो ऐसे में जो कानून नियम बना राज्य सरकार सोचती है, तो वो लंबित हो जाता है। तो इससे राज्य सरकार की छवि प्रभावित होती है, और गवर्नर का एक हिडन उद्देश्य होता भी है कि हम जो है इनकी छवि को खराब करें, ताकि जनता के बीच जब इनकी छवि खराब होगी तो चुनाव में इनको इसका खामियाजा मिलेगा, और हमको इनकी छवि खराब करने का पारिश्रमिक मिलेगा। तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक जो दुराग्रह है वो एकदम दिखाई पड़ता है। और हद तो तब होती है कि जब केंद्र सरकार के इशारे पर बिना मतलब जो इलेक्टेड सरकार है उनके खिलाफ क्या है कि ये राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में तो आपने देखा ही होगा कि एक बिहार में एक बहुत चर्चित मैटर आया था, बूटा सिंह प्रकरण वाला। आप लोग गूगल करके देखिएगा कि किस तरीके से उनको सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तगड़ी फटकार लगाई थी, और बाद में वो सेंट्रल मिनिस्टर भी बने और बड़े बड़े पदों पे भी वो रहे थे। तो उस केस के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और फिर एक बड़ी भूमिका तब हो जाती है इनकी
त्रिशंकु विधानसभा में पक्षपातपूर्ण भूमिका, कि जब भाई अगर किसी भी राज्य में वहाँ की सरकार पूर्ण बहुमत में आ जाए तो फिर उसमें गवर्नर की बहुत भूमिका रह नहीं जाती है। लेकिन जैसे ही यानी कि सपोज करिए कि इस समय भाजपा समर्थित गवर्नर राज्य में है और वहाँ विपक्ष की पार्टी सत्ता में के करीब है, मतलब सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता के करीब, उसके 10 विधायक और मिल जाए तो शासन वो बना सकती है, और भाजपा को 15 विधायकों की जरूरत है, तो गवर्नर क्या करेंगे कि 15 विधायकों वाली भाजपा को वो किसी न किसी तरीके से लाभ पहुंचाने के चक्कर में उसके नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देंगे, और अगले को कह देंगे कि मुझे लगता है कि ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे, इनके पास विश्वास मत नहीं। यहाँ मतलब उन्होंने अपने विवेक का निर्णय लिया। कायदे से तो ये होना चाहिए जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को ये इनवाइट करें बहुमत सिद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ ये अपने विवेक का प्रयोग करते हुए दूसरे नंबर की पार्टी को भी बुला लेते हैं, और वही अपनी राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण। तो ऐसे भी बहुत सारे केस देखने को मिले ही हैं, गवर्नर महोदय करते ही रहते हैं। और राज्य मंत्री परिषद की सलाह की अवहेलना करना, तो इनके लिए तो ये बाध्यकारी है ना आर्टिकल 163 के तहत कि आप जो है राज्य मंत्री परिषद की ही सलाह पे काम करेंगे। लेकिन ये सलाह तब तक तो ठीक रहती है जब दोनों एक ही दल के लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही दल भिन्न होता है वैसे ही गवर्नर जो है वो मंत्रिपरिषद की जो है सलाह नहीं मानते। और वो जो देखिए जो पुराने नेता होते हैं, जो सौम्य होते हैं, या जिनको संसदीय परंपराओं का अनुभव है, या जो अपनी क्षमता से गवर्नर बनते हैं, तो वो इस तरीके की स्टेप नहीं उठाते। बहुत से अच्छे ऐसे गवर्नर रहे हैं जो विपक्ष के मतलब की पार्टियों रहते हुए भी सरकार में बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने कार्यकाल को निभाया है, और विपक्ष की सरकार होते हुए भी गवर्नर की उन लोगों ने बहुत मतलब सम्मान भी किया है। लेकिन जो अनुकंपित पहुंच जाते हैं कि मतलब बस आपको इसलिए भेजा जा रहा है कि जाइए आप एकदम हमारे कठपुतली की तरह, बुलडॉग की तरह जो हम कहें उसी तरीके से आप करिए, तो फिर समस्याएं होती ही होती हैं। तो ये मेन समस्या ऐसी पृष्ठभूमि के लोगों से होता है, क्योंकि उनको तो ये है ना कि भाई हम अपनी काबिलियत से यहाँ तक आए नहीं हैं, हमको इसलिए यहाँ तक उठा के लाया गया कि हम अपेक्षित जो सरकार है केंद्र, हम उसकी आकांक्षाओं को पूरा करें। अगर नहीं पूरा करेंगे तो फिर हमारे ऊपर वही प्रसाद पर्यंत का निर्णय लागू होगा और हमको जो है फिर बाहर कर दिया जाएगा। फिर राज्यपाल के पद की अनिश्चितता। संविधान में राज्यपाल को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल प्रदान किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसे उसके पद से कभी भी हटाया जा सकता है। तो वही जो मैंने बताया, और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, दिवंगत हो चुके हैं सत्यपाल मलिक, तो उन्होंने केंद्र सरकार से टकराव लिया। तो आप देख ही रहे होंगे कि उनको केंद्र सरकार ने उनको बर्खास्त तो नहीं किया, मतलब 5 साल के पहले उनको सेवा से तो नहीं हटाया, लेकिन कितनी जगह उनका ट्रांसफ़र किया गया और कितनी फिर उनके साथ परेशानियां रहीं। तो ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। तो इन सब पॉइंटों से क्या लग रहा है कि भाई राज्यपाल कहीं न कहीं केंद्र की कठपुतली मात्र बन के रह गए हैं, और जो इनका वास्तविक उद्देश्य है उससे ये दूर जा चुके हैं। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। हर भाई एक सिक्का होता तो उसके 2 पक्ष होते हैं ना, तो अभी तक आपने केवल एक पक्ष देखा है, और जब तक आप दूसरे पक्ष को नहीं बता लेंगे और उसके बाद निष्कर्ष नहीं देंगे, तब तक आपका उत्तर जो है अधूरा माना जाएगा। तो दूसरे पक्ष को भी बताइए, लिखिए कि हालांकि राज्यपाल पर यह आरोप कि वह केंद्र सरकार का एजेंट ऑब्लिक कठपुतली है, यह आंशिक रूप से ही सत्य है, क्योंकि उसे सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। तो जो राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं आर्टिकल 163(1) में, तो ऐसे में वो इन्हें मतलब इनका उपयोग करने में स्वतंत्र होता है। दूसरा पॉइंट आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बार बार जजमेंट में राज्यपाल को इनके
पद की स्वतंत्रता को लेकर के चिताया भी है कि भाई आपको एजेंट बने रहने की ज़रूरत नहीं है, आप संवैधानिक प्रमुख हैं और आप राज्य में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। और फिर ऐसी ही कुछ बात कर रहा है कौन, जो जो हमारा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1968 है। तो 1968 ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश में राज्यपाल के स्वयं के निर्णय की अनुशंसा की थी। मतलब कि ऐसा नहीं कि केंद्र से आपको अल्टीमेटम मिले कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना और आप जो है तुरंत अनुशंसा कर दीजिए, नहीं, यहाँ उम्मीद आपसे की जाती है। और वैसे भी इसके जिम्मेदार गवर्नर होते हैं। बाद में जो सबसे ज़्यादा डपट पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो गवर्नर ही डांटे जाते हैं कि भाई आपने कैसे, मतलब किस आधार पे अनुशंसा कर दी राष्ट्रपति शासन की, और यहाँ आपकी मंशा ठीक नहीं थी। तो अब अगर इतने बड़े पद पे अगर आपके राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख इस तरीके से डपटा जाए तो उसके लिए कितने शर्म की बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर राजमन्नार जो समिति आई थी 1971 में, इसने भी अनुशंसा की थी कि राज्यपाल स्वयं को केंद्र का एजेंट न मानकर राज्य का संवैधानिक प्रमुख ही माने। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इन सारी चीज़ों पे क्या एक भारी पड़ जाता है कि राज्यपाल की निष्ठा गड़बड़ हो जाती है। तो वही प्रसाद पर्यंत की अवधारणा, क्योंकि अगर राज्यपाल को ये लग जाए कि हम 5 साल तक हमारा निश्चित कार्यकाल है, हमको किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा सकता, तो ऐसा नहीं, हर व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है और वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर। लेकिन जब उसको लगता है कि अगर हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे या हम बहुत एथिकल रहेंगे या केंद्र सरकार की मनमानी पूर्ण चीज़ों को नहीं मानेंगे। देखिए वैसे तो काम है ही है कि जो गवर्नर होता है वो केंद्र राज्य के बीच सेतु का काम करे और वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करे, तो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन एजेंट कैसा हो, एजेंट लायल हो, वो राज्य की चीज़ों को केंद्र को बताए और केंद्र की चीज़ों को राज्य सरकार को बताए। ये ना हो कि मतलब वही है कि अगर इतिहास में आपने पढ़ा होगा तो जो अंग्रेज थे वो सहायक संधि करते थे, और सहायक संधि में जो जिस राजा से की जाती थी तो वो कहते थे कि आप जो है घबराइए नहीं, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो राजा तो बड़ा खुश होता था, तो कि भाई हमारी रक्षा हो जाएगी, अंग्रेज हमको तो मतलब एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। तो राजा कहता था ठीक है, इसके बदले हमको क्या करना पड़ेगा। तो अंग्रेज कहते थे कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल आपको यही करना है कि आप हमको एक भूभाग दे दीजिए और आपके राज्य में हमारा एक एजेंट जो है वो रहेगा, और वो जो एजेंट रहेगा वो मतलब आपके वैदेशिक मामलों को देखेगा, सैन्य चीज़ों को संभालेगा, आप एकदम उपभोग करिए। लेकिन आप सोचिए कि आपकी पूरी संप्रभुता ही बाधित हो गई। जो एजेंट है वो आपको कभी भी चैन से शासन नहीं करने देता था, और एक समय के बाद वो इसी फिराक में लगा रहता था कि आपके खिलाफ कितना षड्यंत्र रचा जाए ताकि आपको अस्थिर करके कंपनी के एजेंडा को आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं न कहीं ऐसा ही प्रयास गवर्नरों के माध्यम से भी दिखता है, वो भी तब जब सरकार बहुत थिन मेजॉरिटी में हो, मतलब बहुत ही उसको हल्का बहुमत मिला हो, तब तो फिर गवर्नर उसको डिस्टर्ब ही कर देता है केंद्र के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के पद को न केवल स्वायत्ता दी थी बल्कि उससे उनकी अपेक्षा भी थी कि यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से केंद्र एवं राज्य के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, तो जब गवर्नर का पद बन रहा था तो इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था। कुछ जो विद्वान थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका मानना था कि गवर्नर को भी निर्वाचित किया जाए, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि अगर निर्वाचित होगा और मुख्यमंत्री भी निर्वाचित होगा तो सत्ता के 2 केंद्र बन जाएंगे, और ये सही बात है। तो ऐसे में गवर्नर को जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कराया जाए और उसको सीमित शक्तियाँ दी जाए, और राज्य का एक तरीके से संरक्षक की भूमिका में इसको रखा जाए। मतलब आप इसको ऐसे करें, सोचें कि आपके घर में आपके ग्रैंडफादर हैं और आपके फादर हैं, तो कार्यकारी भूमिका में आपके फादर सब दिखते हैं, और जो आपके ग्रैंडफादर हैं तो वो एक सिंबॉलिक हेड होते हैं कि भाई कुछ भी नियम कानून बनता है, कुछ घर में नई चीज़ें होती है तो फादर जो है आपके ग्रैंडफादर के साथ बैठते हैं और उनका मान सम्मान रखते हैं। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो आपके फादर होते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ भी व्यवस्था थी कि भाई ये एज ए ग्रैंडफादर की हैसियत में थे, और वास्तविक जो कार्यकारी शक्तियाँ थी वो सीएम के पास होती थी।
लेकिन वर्तमान में राज्यपाल का पद अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में कटघरे में है, जिस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करने की नसीहत दी जा रही है। तो आप देख ही रहे होंगे कि जब राज्य की सरकारें त्रस्त हो जाती हैं इनके मनमानीपूर्ण रवैये की वजह से, तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नर महोदय होते हैं, चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे वेस्ट बंगाल का मामला हो, चाहे तमिलनाडु का मामला हो, आप देखे ही होंगे किस तरीके से इन्हें बहुत मतलब कठोर शब्दों में इनको डपट पड़ती है, इनको समझाइश दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा प्रश्न था। तो आपको क्या है कि पहले तो आपको इसकी पॉजिटिव चीज़ों को दिखाना है कि हाँ, अगर एजेंट के तौर पे दिखता भी, कठपुतली के तौर पे वो सारे पॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एजेंट ही है, इसकी अपनी भी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। और ये सारी चीज़ें आप चाहे राजमन्नार समिति की बात कर लें, चाहे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चर्चा कर लें, वो सब करते हुए फिर आपको एक रैशनल तरीके से निष्कर्ष देकर के अपने उत्तर को समाप्त करना है। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप इसको लिख के दिखाएंगे, इसका मूल्यांकन होगा। और ये प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपका न केवल पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा जीएस के सभी पेपर के, बल्कि हम ऐसे मॉडल आंसर भी देंगे। क्योंकि देखिए क्या है ना कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर मॉडल आंसर दे दीजिए, हम तैयार कर लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आपको मॉडल आंसर हम दे देंगे तो आप उसको पढ़ करके उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब आप हमारे साथ उसको पहले लिखेंगे। क्योंकि अगर हम प्रश्न दे रहे हैं, आप उसके लिए आपके पास 24 घंटे का करीब 22 घंटे का समय तो रहता ही है। तो 22 घंटे में यदि आप लिखेंगे, पढ़ेंगे उसको, उसके बाद समझ करके लिखेंगे, और जब हम आपकी कॉपी का मूल्यांकन करेंगे, उसमें भी जो कमी रहेगी वो फीडबैक देंगे, और जब हम मॉडल आंसर दे देंगे, तो इतनी चीज़ों पे जब आप एक दिन में काम कर लेंगे तो वो टॉपिक आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और जब मुख्य परीक्षा में आप जाएंगे तो उससे प्रश्न आएगा तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। नहीं तो आप लाख पढ़ते रहिए, यदि आप लिख नहीं रहे हैं, आप खुद से प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो कॉपी पे आप उन सब चीज़ों को नहीं उतार पाएंगे, ये डेड श्योर है। तो इसीलिए लिखने से मत भागिए। अगर आपने ठान लिया है कि आपको एसडीएम बनना है, डिप्टी एसपी बनना है, तो लिखने से तो आपको भागना नहीं चाहिए। क्योंकि मुख्य परीक्षा ही मुख्य है, और मुख्य में सारा लिखना होता है। 1500 अंक है और उसमें कुछ भी टिक नहीं लगाना, सारे के सारे लिखने होते हैं। सबसे अंत में हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा ऊपर वाला है @समृद्धि ऑफिशियल टेलीग्राम, दूसरा है समृद्धि आईएएस का यूट्यूब, और तीसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये भी यूट्यूब है। तो ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।